नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, कहीं न कहीं ये शिक्षकों के लिए एक बहुत और ज़रूरी सूचना है, जो हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट में सरकार ने अपने पक्ष रखते हुए स्पष्ट कर दिया है, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक द्वारा पुराने शिक्षकों के समान वेतनमान या 7वें वेतन आयोग के पूर्ण लाभ की मांग कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सरकार की दलील की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अनुसार इन शिक्षकों को सेवा शर्तों एवं संवर्ग का अलग है। इसी को चर्चा में जारी रखते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और शिक्षा विभाग की हर जानकारी के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि यहां आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है शिक्षा विभाग से रिलेटेड। आइए मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं। साथियों, यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल बड़ी और गंभीर खबर है। यह केवल एक विभागीय अपडेट नहीं है, बल्कि हजारों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा विषय है। हाल ही में न्यायालय में सरकार की ओर से जो आधिकारिक जवाब दाखिल किया गया है, उसने बहुत सारी भ्रांतियों, अफवाहों और उम्मीदों पर विराम लगा दिया है। जो बातें पहले केवल चर्चाओं और अनुमानों तक सीमित थीं, वहीं अब वे सरकारी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दर्ज हो चुकी हैं। इसीलिए जरूरी हो गया है कि शिक्षक समाज को समय रहते पूरी और सही जानकारी दी जाए। साथियों, आप लगातार कह रहे हैं कि 5वीं सक्षमता के बाद सब साफ हो जाएगा। अब क्या साफ हुआ? साथियों, अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि सरकार की दिशा और सोच क्या है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार किन शिक्षकों को किस श्रेणी में मानती है। अब यह भी साफ है कि वेतन आयोग को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वे वास्तविकता से कितनी दूर थे। 5वीं सक्षमता के बाद सरकार ने जो रुख अपनाया है, उससे यह बात बता दिया है कि भविष्य में रूपरेखा पहले से ही तय की जा चुकी है। साथियों, सरकार का मुख्य तर्क आखिर क्या है, जरा समझिएगा इस पॉइंट के माध्यम से। सरकार का सबसे मजबूत और केंद्रीय तर्क यह है कि 2023 की नियमावली के तहत नियुक्ति शिक्षक एक नया स्वतंत्र और अलग कैडर है। सरकार यह मानती है कि इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्त, वेतन संरचना और कानूनी आधार पुराने ढांचे से बिल्कुल अलग हैं। साथियों, इसीलिए सरकार यह साफ कर रही है कि पुराने शिक्षकों के साथ तुलना करना न करना केवल गलत बल्कि कानूनी रूप से दृष्टि से असंगत भी है। साथियों, लेकिन अब बात आती है कि समान काम समान वेतन का तर्क क्यों नहीं माना जा रहा। यह सवाल भावनात्मक रूप से मजबूत है, लेकिन कानूनी रूप से सीमित है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समान काम समान वेतन तभी लागू होता है जब नियोक्ता कैडर जिम्मेदारियों और सेवा शर्त समान हो। सरकार का साफ साफ कहना है कि इन 4 बिंदुओं पर समानता नहीं है, इसीलिए केवल काम की प्रकृति के आधार पर वेतन समान करने की मांग को प्यारे साथियों कानूनी मान्यता नहीं मिलती है। ये कहीं ना कहीं सरकार का स्पष्ट जवाब है। इसका मतलब यह है कि वेतन आयोग की मांग कमजोर हो गई है क्या? साथियों, सरकार हलफनामे के अनुसार कहें तो बिल्कुल हाँ। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब 7वें वेतन आयोग का लाभ लागू नहीं है तो 8वें वेतन आयोग की मांग स्वतः ही कमजोर हो जाती है। सरकार यह मानती है कि वेतन आयोग का लाभ तभी दिया जा सकता है जब वह नियुक्ति नियमावली का हिस्सा हो। बिना उस आधार के कोई भी मांग टिकाऊ नहीं मानी जाती। जी हाँ साथियों, मैं आगे चर्चा करूँगा। सरकार ये भी कह रही है कि शिक्षकों ने नियम स्वीकार किए थे। सरकार ये भी कह रही है। तो जी हाँ, सरकार का यह भी कहना है कि नियुक्ति के जो समय सभी शिक्षकों ने नियम, वेतन संरचना, सेवा शर्तों को पूरी जानकारी के साथ स्वीकार किया था, इसीलिए बाद में उन्हीं शर्तों को चुनौती देना कानून कठिन हो जाता है। साथियों, इस सिद्धांत को कानून कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वीकार किए गए नियमों के बाद में आपत्ति नहीं की जा सकती। साथियों, तो क्या कोर्ट सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा? साथियों, नहीं,
ये आम बात है। अदालत नियोजित मामलों में तभी हस्तक्षेप करती है जब निर्णय पूरी तरह मनमाना, असंवैधानिक या भेदभावपूर्ण हो। सरकार ने यह दावा किया है कि वेतन निर्धारण वित्तीय मूल्यांकन और नीति के आधार पर किया गया है, इसीलिए अदालतों के लिए इसमें हस्तक्षेप करना सीमित हो जाता है। आप इस बात को समझिएगा। साथियों, मैं आगे आपको बताना चाहूँगा तो फिर सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनका क्या। साथियों, आज वही दावे सबसे बड़े प्रश्न बन गए हैं जो दावे किए जा रहे थे। वही सरकारी दस्तावेज सामने आते हैं तब प्रचार और अनुमान टिक नहीं पाते। सोशल मीडिया पर दिखाई गई कैलकुलेशन, संभावनाएं और भविष्य की तस्वीरें अब वास्तविकता सामने कमजोर साबित हो रही हैं। यही कारण है कि आज उन दावों को कोई ठोस जवाबदेही नज़र नहीं आती। जी हाँ, जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कोई ठोस जवाबदेही सामने नहीं आ रही है। साथियों, नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी निर्णय भावनाओं या दबाव में ना लें। हर कदम उठाने से पहले उसके कानूनी और व्यवहारिक परिणाम को समझें। यह सिर्फ आज का नहीं बल्कि पूरे करियर का सवाल है। एक गलत निर्णय वर्षों की सेवा को संकट में डाल सकता है। जो लोग कह रहे थे कि लंबी सर्विस है फायदा होगा, उसका आकलन गलत था। साथियों, लंबी सेवा तभी लाभ देती है जब सेवा शर्तें स्थिर और सुरक्षित हों। अगर आधार ही कमजोर हो तो समय अपने आप में सुरक्षा नहीं देता। आज जो स्थिति सामने आई है उससे यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल सेवा और अवधि के भरोसे भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता। साथियों, क्या यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक से जुड़ी है? तो साथियों बता दें, यह पूरी प्रक्रिया नीतिगत और राजनीतिक प्रक्रिया है। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी निर्णय सरकार की प्राथमिकताएं और नीतियों से प्रभावित होते हैं और दुर्भाग्य से इन नीतियों का सबसे सीधा असर शिक्षकों पर ही दिखाई देता है। साथियों, आप बार बार क्यों कह रहे हैं परीक्षा से दूर रहें? ये भी कई शिक्षकों के मन में सवाल है, क्योंकि परीक्षा केवल प्रवेश द्वार नहीं है। केवल प्रवेश द्वार है परीक्षा, और असली चुनौती उसके बाद की शुरू होगी। सेवा शर्त, वेतन संरचना, भविष्य की सुरक्षा अगर ये स्पष्ट नहीं है तो उस परीक्षा पास करना भी जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए बिना पूरी समझ के आगे इतना बड़ा प्यारा साथियों बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है। अंत में शिक्षकों से मेरी अपील यही है, सोचिए समझिए फिर निर्णय लीजिए। किसी भी प्रचार, दबाव, डर के कारण कदम ना उठाएं। अपने भविष्य की रक्षा खुद करनी होगी। कानूनी नियम और दस्तावेज को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने है। साथियों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ। आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।